नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूनिट एक ऑनलाइन चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे देखा था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मेजरमेंट किया था। ठीक है, उसके बारे में एनालाइज किया था। उससे आगे उसी यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक में हम लोग कुछ आगे एनालाइज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। और जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो उन लोगों के लिए मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दूँ। माई सेल्फ रतन साहू, आई एम completed my diploma from Government Polytechnic Kanpur and I am pursuing BTech in third year IIT इलाहाबाद in mechanical branch. So guys, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा सा रिलेटेड आगे जानकारी प्राप्त करते हैं और यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा आगे एनालाइज करते हैं। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रों की पद्धतियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में एनालाइज करेंगे और जानेंगे। मात्रकों की पद्धतियाँ क्या होती हैं, किस लिए अपनाई गई, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, मात्रकों की पद्धतियाँ 4 टाइप्स की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? MKS, CGS, FPS और SI। MKS क्या होती है, CGS क्या होती है, FPS क्या होती है और SI क्या होती है, इनके बारे में एनालाइज करने से पहले इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनको क्यों अपनाया गया है, ये है क्या एक्चुअली में। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए हमको कोई ना कोई पद्धति अपनानी पड़ती है। अर्थात यदि हमको किसी चीज़ की मेजरमेंट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अर्थात यदि हम लोग पहली देखिए, जैसे हम लोग MKS के बारे में हम लोग एनालाइज करना चाह रहे हैं। देखिए, MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। अर्थात मात्रकों की ऐसी पद्धति जिसमें हम लोग दूरी को किसमें मेजरमेंट करें, मीटर में, और द्रव्यमान को किसमें मेजरमेंट करें, किलोग्राम में, और समय को किसमें मेजरमेंट करें, सेकेंड में। तो हमारी पद्धति क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? MKS पद्धति कहलाती है। इस तरीके से हम लोग यदि किसी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट किसमें करेंगे, CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अर्थात कोई भी चीज़ का हम लोग यदि एनालाइज करें किसके टर्म में, अर्थात दूरी को हम लोग सेंटीमीटर के टर्म में यदि एनालाइज करें और द्रव्यमान को ग्राम में मेजरमेंट करें और समय को किसमें मेजरमेंट करें, सेकेंड में, तो ऐसी पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? CGS पद्धति कहते हैं। ठीक, इस तरीके से आती है हमारी FPS पद्धति, फुट, पाउंड और सेकेंड। अर्थात यदि हम लोग दूरी को किसमें मेजरमेंट करें, फुट में। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, लोग ज़्यादातर दूरी को किसमें मेजरमेंट करते हैं, फुट में बताते हैं। ठीक है, और पाउंड क्या होता है? पाउंड एक द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक है, द्रव्यमान को हम लोग यदि मेजरमेंट करने के लिए पाउंड यूज करें और समय को मेजरमेंट करने के लिए सेकेंड यूज करें तो इसे कहते हैं फुट FPS पद्धति। फुट पाउंड का उपयोग हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि अमेरिका में किया जाता है। ठीक है, 1 पाउंड बराबर होता है 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453 ग्राम। ठीक, लगभग हम लोग कह सकते हैं 500 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है, 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है? 453 ग्राम के बराबर होता है। ठीक, इसका यूज ज़्यादातर कहाँ पर किया जाता है? अमेरिका में। इंडिया में इसके बारे में कोई जानता भी नहीं है और ना ही इसका यूज किया जाता है। ठीक, आप लोगों ने इंटर में एक कहानी पढ़ी होगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में 1 पाउंड का जिक्र किया गया। एक्चुअली में 1 पाउंड क्या होता है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन 1 पाउंड के बारे में बहुत एनालाइज किया गया है। उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि उसे 1 पाउंड मास देना होता है, उससे वहाँ पर एक डीलिंग होती है। उसके बारे में आप लोगों ने 1 पाउंड को नाम सुना होगा। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है? 453 ग्राम होता है। ठीक, इस तरीके से हम लोग चलते हैं SI यूनिट। किस पर चलते हैं? SI यूनिट। थोड़ा सा यहाँ पर सीक्वेंस गलत लिख गया है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर जो गलत लिख गया है ना, कितना होगा? 1 1 और ये 2 3 ये 4 होगा। ठीक, तो SI का मतलब क्या होता है? SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम एक्चुअली में SI है क्या? देखिए, हम लोग कभी MKS में मेजरमेंट करते थे, कभी FPS में मेजरमेंट करते थे, कभी CGS में मेजरमेंट करते थे। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे थे कि कभी किस में, FPS में, कभी CGS में, कभी IPS में मेजरमेंट करते थे। तो साइंटिस्ट जब कभी बैठक होती थी
उन लोगों को कोई नई चीज़ डिस्कवरी होती थी, कोई नई चीज़ खोजते थे, उसके बारे में एनालाइज करते थे, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता था कि हम लोग किसी चीज़ को सेंटीमीटर में बताएं कि मीटर में बताएं कि किलोग्राम किस में बताएं कि किलोमीटर में बताएं। इस तरीके से एनालाइज करना काफ़ी कठिन हो जाता था। तो साइंटिस्टों की क्या हुई, सन 1971 में एक साइंटिस्टों की बैठक हुई। बोले कोई भी यदि नई चीज़ की डिस्कवरी होगी और उसका सभी साइंटिस्टों के बीच यदि एनालाइज किया जाएगा तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस में एनालाइज करेंगे, IMKS पद्धति में। किस में, IMKS पद्धति। कोई भी यदि नई चीज़ की खोज होगी तो आप लोग किस में बताएंगे उसे, दूरी होगी तो दूरी के लिए आप कौन सा मात्रक यूज करेंगे, मीटर, और द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करेंगे, किलोग्राम में, और समय को किस में, सेकेंड में। अर्थात इसको IMKS पद्धति को ही SI पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय चलने के बाद आप लोगों को पता चला ना, पहले हमारे पास क्या IMKS पद्धति आई, फिर CGS पद्धति आई और FPS पद्धति। सब एनालाइज करने के बाद लास्ट में एक बैठक हुई किसमें, साइंटिस्टों की, सन 1971 में इंटरनेशनल बैठक हुई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय, सारे देशों के साइंटिस्ट आए, उसमें IMKS पद्धति को ही SI पद्धति कहते हैं। ठीक, आप लोग आई होप समझ गए होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या देखिए, वैल्यू प्रीफिक्स सिंबल, इसका यूज किस लिए किया जाता है। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं। ठीक, प्रीफिक्स मतलब देखिए, प्री मीन्स होता है पहले, प्री मीन्स क्या होता है, पहले। ऐसी चीजें जो प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। फिक्स मीन्स क्या समझ रहे ना, जिसकी वैल्यू क्या है, नियत रहे, कांस्टेंट। और प्री मीन्स पहले, फिक्स मीन्स वैल्यू। अर्थात ये मान जो आएंगे हमारे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट कर रहे होंगे, तो ये वैल्यू क्या होंगी, पहले आएंगी और कैसी होंगी, फिक्स होंगी। अर्थात इनके मान क्या रहेंगे, फिक्स होंगे। देखिए जैसे एक्सा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पहले एक्सा लिखा हुआ, क्या लिखा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पहले एक्सा लिखा हुआ, तो उसको हम लोग हटाकर क्या लिख सकते हैं, 10⁻18। और एक्सा को पूरा एक्सा नहीं लिखेगा, जैसे हमारे पास लिखा एक्सा के साथ क्या लिखा होगा, मीटर, क्या लिखा, एक्सा मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सा को हटा देंगे, क्या कर देंगे, एक्सा को हटा के, और इसकी जगह हम लोग कितना रख देंगे, 10⁻18 रख देंगे। ठीक, इस तरीके से यदि पेटा लिखा है तो पेटा क्या, फिक्स वैल्यू है, हमने बताया ना, प्री फिक्स। फिक्स में प्री मीन्स पहले आएगा, फिक्स। कोई किसी फिजिकल, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये क्या है, लंबाई का मात्रक है ना मीटर, तो जरूरी नहीं है केजी के साथ आ सकता है, पी केजी लिखा होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे। तो इसको हटाते ही क्या रखना पड़ेगा हमको, 10⁻15 रखना पड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये सारी वैल्यू हम लोगों को लर्न होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, एक्सा का मतलब 10⁻18, पेटा का मतलब 10⁻15, टेरा का मतलब 10⁻12, गीगा का मतलब 10⁻9, मेगा का मतलब 10⁻6, किलो 10⁻3, हेक्टो 10⁻2, डेका 10⁻1 और डेसी 10⁻−1, सेंटी 10⁻−2, मिली 10⁻−3 और माइक्रो 10⁻−6, नैनो 10⁻−9 और पिको 10⁻12। ठीक, तो ये क्या एक्चुअली में, इनको समझिए। देखिए ठीक, इनको देखिए याद करने का थोड़ा तरीका देख लीजिए। देखिए जिसके लास्ट में ए आ रहा है, क्या रहा, जिसके लास्ट में आ रहा है, तो इनकी वैल्यू से सारी कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही है। तो थोड़ा सा आप याद करने का तरीका इस तरीके से लर्न कर लीजिए। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, इनके लास्ट में क्या आ रहा, ए आ रहा, अर्थात आ का उच्चारण होगा। तो ये सारी एक मतलब लर्न करने, हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग याद करने का तरीका देख लीजिए। जिसके लास्ट में क्या आ रहा, ए आ रहा, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि इनके लास्ट में ए आ रहा, तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। हालांकि देखिए यहाँ पर भी ए आ रहा, देखिए इस तरीके से आप कितने 3 तो 5 6 यूनिट 6 प्रीफिक्स आसानी से याद कर सकते हैं। इनके लास्ट में ए आ रहा है तो इनकी जो पावर होगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और इनके लास्ट में क्या आ रहा, ओ आ रहा है, क्या आ रहा, ओ आ रहा है ना, तो इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय इन आप लोग ध्यान दीजिए कि जब ओ आए तो इनकी जो पावर होगी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, इस तरीके से हम लोगों को ये प्रीफिक्स लर्न होने चाहिए और इनको कहते हैं एसआई प्रीफिक्स। एसआई प्रीफिक्स का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। अर्थात यदि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मतलब अमेरिका में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी डेका का मतलब 10⁻1 होगा। आप न्यूजीलैंड में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, तो ये एसआई प्रीफिक्स है। एसआई प्रीफिक्स का मतलब होता है कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं।
सेंटी का सेंटी की जगह आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, 10⁻⁻² यूज कर सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों, तो ये ऐसे प्रीफिक्स हैं कि सिर्फ इंडिया में ही इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। किसी भी कंट्री में जाएंगे, कोई भी साइंटिस्ट होगा तो इसके बारे में आप लोगों को बता देगा कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी एग्जैक्ट होती है। समझाए ना, ऐसा प्रीफिक्स का मतलब क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम प्रीफिक्स, अर्थात इंटरनेशनल सिस्टम पर जो चीज़ें फिक्स हो। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब क्या है, देखिए बीमा डायमेंशन, बीमा क्या होती है, बीमा के बारे में समझते हैं। बीमा का यूज क्या होता है, देखिए आप लोग जब तक साइंस पढ़ेंगे, जब तक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, तो बीमा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लोग बीमा की सहायता से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। किसी भी राशि का आप लोगों को मात्रक निकालना है ना, तो बीमा की सहायता से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन यू कैन ड्राइव एनी फिजिकल क्वांटिटीज यूनिट। ठीक, आप किसी भी राशि का आसानी से मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीमा क्या होती है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखने के लिए मूल मात्रकों में जो घातें लगाई जाती हैं उसे बीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बीमा कहते हैं। अर्थात समझिए एक बार, व्हेन अ क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द बेस क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बताया था, और फंडामेंटल क्वांटिटीज का दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज भी होता है। क्या होता है, दूसरा नाम बेस क्वांटिटीज भी होता है। ठीक, तो समझिए फंडामेंटल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटी। इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज। द एक्सपोनेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटीज दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। इसका मतलब समझिए क्या ये कह रहा है, इसका मतलब पूरा समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी राशि के यदि आप लोग बीमा निकालनी है तो पहले आपको सबसे पहले उसे किस टर्म में लिखना पड़ेगा, किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में, बेस क्वांटिटी। और बेस क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, मैंने बताया था ना, कितने टाइप्स की होती हैं, केवल 7 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं, 7 टाइप्स की होती हैं। 7 टाइप कौन कौन से थे, मीटर था, किलोग्राम था, तापमान था, ज्योति तीव्रता था, पदार्थ की मात्रा थी, समय था, और विद्युत धारा थी। इस प्रकार से 7 फिजिकल क्वांटिटीज 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। अर्थात यदि आप लोगों को किसी भी राशि की बीमा निकालनी है, किसी भी राशि की क्या कर निकालना, आपको बीमा निकालनी है, तो आपके पास पहले उसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 7 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, तो आपको किसके पहले टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फंडामेंटल। जैसे हम लोग बल की बात करें, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है ना, तो हम लोग उसे न्यूटन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो उसकी बीमा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने उससे पहले किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि उसको जब हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसके जितने भी यूनिट आ रहे हैं तो उससे बेस के टर्म में, अर्थात जैसे हम लोग न्यूटन है तो न्यूटन के टर्म में हम लोग नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, उसका मात्रक जो होता है किसके टर्म में हम लोग ले आएंगे, पहले फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए हम लोग अभी आगे इसके बारे में एनालाइज करेंगे, किस तरीके से समझिएगा आप लोग। ठीक, देखिए क्या है, बीमा में प्रयुक्त होने वाले संकेत। बीमा में प्रयुक्त करते समय किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ लीजिए। अर्थात यदि कभी कहीं भी लंबाई आएगी तो लंबाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लंबाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एल से। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल एम से। समय को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। और विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से। तापमान को कैपिटल, सॉरी यहाँ पर क्यू लिखा है, क्यू नहीं है यहाँ पर, क्या थीटा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। ठीक, और एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी हम लोग किसी भी चीज़ की डायमेंशन लिखते हैं तो उसे हमेशा किसमें, बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ठीक, क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। तो देखिए बीमा में प्रयुक्त होने वाले संकेत कितने हैं हमारे पास, 5 टाइम। बस सिर्फ इन्हीं की सहायता से किसी भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का क्या करेंगे, विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। बस सिर्फ इन्हीं का प्रेजेंट करें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सभी क्या है, दूरियां हैं। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल एल। और द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल एम। इस तरीके से समय को किसके रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से। विद्युत धारा को कैपिटल ए से। इसी तरीके से हम लोग तापमान आ जाएगा, तापमान को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। ठीक, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र, अब इनका हम लोग विमीय सूत्र निकालेंगे। देखिए जिस तरीके से हम लोग एनालाइज कर लिया ना अभी तक,
विमीय सूत्र क्या होता है ये समझा। विमीय सूत्र क्या होता है आप लोग समझ गए ना, कि हम लोग पहले उस राशि को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, बेस क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम लोग, और पीछे हम लोगों ने बताया संकेत किस तरीके से किसका क्या यूज करना, उसकी सहायता से हम लोग किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल पाएंगे। अब देखिए जैसे हम लोगों को क्षेत्रफल का विमीय सूत्र निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई, देखिए लंबाई भी एक दूरी है और चौड़ाई भी एक दूरी है, तो इसके हम लोग लंबाई की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। आया समझ में, इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और बेस बेस समान है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेस बेस समान होते हैं तो घाते 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 क्या होती हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या आ जाएगा L2, और लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अर्थात विमीय सूत्र को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा उसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ब्रैकेट में। लास्ट में हमारा किस में आ जाएगा, पहले भी हम लोग जिस चीज़ का विमीय सूत्र लिखेंगे उससे भी हम लोग हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, L2। इस तरीके से निकालेंगे आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है, और ऊंचाई भी एक दूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग लंबाई को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल एल से, इंटू कैपिटल एल आ जाएगा, इंटू कैपिटल एल, इक्वल टू क्या आ जाएगा, L3। देखिए एक्चुअली में लिखा तो ये L3 है, लेकिन विमीय सूत्र में हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, L3 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, L3, L3 नहीं पढ़ते हैं। ठीक, आया समझ में, इसको L2 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, L2। ठीक, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं चाल या वेग। चाल या वेग बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी क्या है, एक लंबाई है ना, और लंबाई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो ये आ जाएगा कैपिटल एल अपॉन समय। समय को मैंने बताया था ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। और देखिए कैपिटल टी की पावर जब कुछ नहीं होती तो उसे पावर कैसे मानते हैं, एक लिखिए, और जब ये ऊपर जाएगा तो जब भी पावर नीचे जो होती है, यदि पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, L-T-1। अर्थात चाल या वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, L-T-1, और आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है, L3। इस तरीके से एरिया आप लोग चाहें तो सीधे से इसके टर्म न लिखकर पहले लिख सकते हैं क्या, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका दूसरा तरीका देखिए, इसको चाहें तो पहले आप लोग किस में, फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर की जगह आप लोग क्या सकते हैं, मीटर की जगह आप लोग यूज कर सकते हैं कैपिटल एल, तो कैपिटल एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, कैपिटल L2। ठीक, आप लोग जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इस तरीके से यूज करेंगे तो भी अच्छा है, इस तरीके से यूज करेंगे तो भी अच्छा है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब निकालते हैं त्वरण। त्वरण बराबर, मैंने पिछले वीडियो में जब फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी ना, वहाँ पर सारे फार्मूले ड्राइव किए थे। हम लोग एक बार और उनके बारे में थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, उनका विमीय सूत्र निकालेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारे पास होता है त्वरण बराबर क्या होता है, वेग, मैंने बताया था ना त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक, समय अंतराल तो क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन अर्थात वेग की हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं ना, जो वेग की डायमेंशन होगी वही वेग परिवर्तन की हो जाएगी। अभी हम लोग क्या निकाले थे, वेग की क्या निकली थी, L-T-1। क्या निकली थी, L-T-1। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, L-T-1 डिवाइड बाई समय अंतराल। समय अंतराल अर्थात समय, जो समय की बीमा क्या होती है, टी, तो क्या आ जाएगा, टी। अब देखिए टी क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, टी ऊपर जाएगा, इसकी पावर -1 है और इसकी पावर -1 है, तो सॉरी इसकी पावर +1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, और बेस क्या हो जाएंगे, समान तो घाते घाते जुड़ जाएंगे, -1 और -1 कितने हो जाएगी, -2। जिसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, L-T-2। ये किसका हो जाएगा, त्वरण का
विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं घनत्व। घनत्व का विमीय सूत्र क्या निकलेगा? घनत्व बराबर, पहले हम लोग फार्मूला पता होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम डिवाइड बाई आयतन। आयतन की डायमेंशन निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकली थी? L3। क्या आ जाएगा? अब ये पावर कैसी? पॉजिटिव ऊपर जाएगी, नेगेटिव तो क्या हो जाएगा? ML-3। ठीक, इस तरीके से हमारे पास घनत्व की डायमेंशन निकल आई। घनत्व की डायमेंशन क्या आएगी? ML-3। ठीक, इस तरीके से हम लोग बल निकालेंगे। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। अर्थात द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एम। त्वरण का हम लोग विमीय सूत्र निकाल चुके हैं। क्या आया? L-2 इंटू हो जाएगा L-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए ML-2 क्या हो जाएगा? ML-2। और इतना ध्यान दीजिए, जैसे आपका एग्जाम में आएगा तो आपको ऑप्शनल में दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन में दिए होगा, 4 ऑप्शन दिए होगा, और हो सकता है इसको पता है क्या लिखा हो, वो इस तरीके से भी लिख सकता है ML-3 T0। क्या लिखा? T0। मतलब समझ रहे ना, एग्जाम में ML-T तीनों टर्म दिए होंगे, लेकिन T की पावर T0 का मतलब ये टर्म तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अर्थात एग्जाम में जब भी ऑप्शन देगा तो आपको इस टर्म में नहीं देगा, इस टर्म में देगा। इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए टी का मतलब, T0 का मतलब क्या है? टी का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, बस उसने बताया है कि डायमेंशन में हम लोग ज़्यादातर ML-T तीनों टर्म यूज करते हैं। ठीक, तो आप लोग एग्जाम में जब भी देगा तो टी टर्म भी दे देगा, लेकिन टी यदि टर्म नहीं होगा, हो सकता है एम टर्म ना हो तो एम भी दे देगा, लेकिन एम क्या लिख देगा? 0 लिख देगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं इसी के बारे में। अब हम लोग निकालते हैं दाब। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा? फोर्स का हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं। अभी फोर्स की हमारी डायमेंशन निकली थी ना, फोर्स की डायमेंशन क्या निकली थी? ML-T-2। क्या निकली थी? ML-T-2। तो यहाँ पर लिख देंगे ML-T-2 अपॉन क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं। एरिया की डायमेंशन क्या निकली थी? L2, तो आ जाएगी L2। अब देखिए ये L2 कैसी है? पॉजिटिव, ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। और यहाँ पर L कैसी है? पॉजिटिव 1 लगी है, तो +1 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? ML-1 T-2। अर्थात प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? ML-1 T-2। ये डायमेंशन फार्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कार्य या ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुणे विस्थापन क्या जाएगा? हम लोग फोर्स की यूनिट निकाल चुके हैं ना, फोर्स की यूनिट क्या, सॉरी, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाल चुके हैं ना। क्या निकला था? ML-T-2। ठीक, इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या होती है? एक दूरी होती है, और दूरी की मैंने बताया था ना, लंबाई, दूरी मतलब क्या? लंबाई। लंबाई का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L। क्या हो जाएगा? ML, और L की पावर देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो ऐड हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा? ML-2 T-2। क्या हो जाएगा? ML-2 T-2। ठीक, इस तरीके से हमारे पास कार्य या ऊर्जा की डायमेंशन निकल आएगी। ठीक, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। अर्थात क्या होता है? वर्क पर यूनिट टाइम, प्रति सेकेंड जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति। और हम लोग कार्य की डायमेंशन निकाल चुके हैं। क्या निकली है? ML-2 T-2। ठीक, तो हम लोग कार्य की जगह क्या लिख देंगे? ML-2 T-2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? समय। समय का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल T। अब देखिए कैपिटल T की पावर कैसी है? +1, जब ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी? नेगेटिव -1, और ये -2 के साथ क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो कितने आ जाएगी? -3।
तो इक्वल टू हो जाएगा ImL2T-3। इस तरीके से हमारी किसकी शक्ति की यूनिट निकल आएगी। ठीक, आप लोग निकाल लिए हैं शक्ति की यूनिट, कार्य ऊर्जा की और दाब की, इन सभी के डायमेंशन फार्मूले आप लोगों को लर्न होने चाहिए। इस तरीके हम लोग आगे चलते हैं, हम निकालते हैं आवेश। आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, विद्युत धारा को मैंने बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से, इनटू समय। समय को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैपिटल टी से। तो क्या आ जाएगा, ए टी, अर्थात आवेश का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ए टी, क्या आ जाएगा, ए टी। ठीक, वैद्युत विभव बराबर होता है कृतिकार्य बटे आवेश। क्या होता है, कृतिकार्य बटे आवेश। देखिए, कृतिकार्य का मतलब कार्य होता है, जो कार्य के हमारे पास डायमेंशन फार्मूला होता है वही कृतिकार्य का होता है। तो कृतिकार्य का हम लोग अर्थात कार्य के हम लोग डायमेंशन निकाल चुके हैं ना, क्या निकली थी, ImL2। देख लीजिए क्या निकली थी कार्य की यूनिट, कार्य का डायमेंशन फार्मूला क्या निकला, ImL2T-2। इधर लिख देंगे ImL2T-2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आवेश। आवेश के हम लोग अभी निकाल चुके हैं ना डायमेंशन फार्मूला, क्या निकला था, AT इक्वल टू क्या हो जाएगा, ImL2। देखिए टी कैसे, यहाँ पर पावर कैसी, पॉजिटिव 1 ऊपर जाएगी तो कैसे हो जाएगी, नेगेटिव, और ए की पावर कैसी, इसकी भी पॉजिटिव तो ऊपर जाएगी कैसे, नेगेटिव। तो हो जाएगा ImL2T-3A-1। ये किसका डायमेंशन निकल आएगा, वैद्युत विभव का निकल आएगा। इस तरीके हम लोग रेजिस्टेंस का निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, किसका निकालेंगे, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए आप लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। क्या होता है, V बराबर IR। तो आप लोग किसका निकालना, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव अपान विद्युत धारा। क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव अपान विद्युत धारा। तो हो जाएगा वैद्युत विभव लिख दीजिए आप, वैद्युत विभव अपान क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। देखिए वैद्युत विभव की डायमेंशन फार्मूला आप लोग निकाल चुके हैं। क्या निकला, ImL2T-3A-1 अपान क्या हो जाएगी, विद्युत धारा। विद्युत धारा की विभव क्या होती है, ए हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ImL2T-3A-1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, विद्युत धारा की जगह आप लोग क्या यूज करेंगे, ए, कैपिटल ए। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी किसकी, रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो इसके साथ ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कैसी है, पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, इसके साथ ऐड हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ImL2T-3A-2 ये आ जाएगा ना। इस तरीके से हम लोग अभी तो ये बेसिक टर्म निकाले हैं। ठीक है, आप इसकी सहायता से किसी भी बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझा, आज क्या समझा कि किस तरीके से किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं, और इसकी सहायता से हम लोग किसी भी राशि की यूनिट भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी राशि की यूनिट भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी भी चीज़ का एनालाइज करना है तो बहुत आसानी से उसका मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इससे आगे रिलेटेड जानकारी जानेंगे। ठीक है, आगे क्या उसके बारे में जानेंगे। और इसके पहले आप लोगों ने यदि मेरी वीडियो नहीं देखे तो उधर देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड जानकारी आप लोगों को पहले जो चैप्टर में यूनिट एंड मेजरमेंट, तो यूनिट एंड मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं, क्या है इसका यूजेज, वो सारी चीज़ आप लोगों को पहले वीडियो में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक में हम लोग बस सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू गाइज।